नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोविंद और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। द्विबेंदु बोस आज 2 वर्ष के बाद अपने घर जा रहे थे। वह 2 साल तक मुंबई के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ रहे थे और आखिरकार कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद आज 2 साल बाद वे पश्चिम बंगाल के परगना में भंगुनखली नामक अपने पैतृक गांव जा रहे थे। लेकिन वह अकेले नहीं जा रहे थे, उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड रोशमी उसके साथ जा रही थी, जो बंगाल के कोलकाता शहर में रहती थी। क्योंकि वे एक ही विश्वविद्यालय में एक ही विषय पढ़ रहे थे और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद प्यार हो गया। इसके कुछ समय बाद दोनों ने अपने अपने घर पर बात की और शुरू में कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन आखिरकार सब मान गए और दोनों के माता पिता शादी के लिए खुश थे। लेकिन दोनों बहुत सारा पैसा खर्च करने की बजाय घर पर शादी करना चाहते थे। लेकिन जब वे पिछली बार मुंबई गए थे तो केवल शादीशुदा जोड़ों को ही साथ रहने के लिए जगह मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने आमंत्रित किए परिवार के सदस्यों ने उस समय मुंबई के एक छोटे से हॉल में बुकिंग की और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही शादी समारोह में शामिल हुए। लेकिन वास्तव में यह प्रेम विवाह था, इसलिए मैंने प्रेम विवाह कहा। द्विबेंदु और रोशमी ने मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ान भरी, जहां वे 2 दिनों के लिए रोशमी के माता पिता के घर पर रुके, जिसके बाद उन्होंने वहां से भुंगनखली गांव के लिए बस ली और वे अपने घर चले गए। घर जाने पर सभी ने नई दुल्हन का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। द्विबेंदु के परिवार ने अपने गांव में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया, जहां उन्होंने शादी में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किया। जिन लोगों को शादी में नहीं बुला पाए थे उन सबको आमंत्रित किया और नवजोड़ों को आशीर्वाद दिया, जिसे एक प्रकार की पार्टी कहा जा सकता है। उसके बाद पुरुष मंडली आपस में जाम पे जाम लगाने लगे और गपशप करने लगे। वही महिलाएं भी एकत्र होकर अपने पति और घर की बात करने लगी। जब द्विबेंदु अपने दोस्तों के साथ छत पर पार्टी करने लगा तो रश्मि ने अपने ननंद और आसपास की लड़कियों से बात कर रही थी और वे आपस में मजाक भी कर रहे थे। पूरी रात बीत गई और अगली सुबह सब लोग बहुत थके हुए थे, तो उस दिन सब ने आराम किया और फिर 2 दिन शादी के बाद की दूसरी रस्मों और रीति रिवाजों को निभाने में बीत गई। फिर वे कुल देवी के मंदिर में जाते हैं और पारिवारिक अनुष्ठान पूरा करते हैं और फिर उन्हें परिवार के कुल में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और ऐसा करने में 2 से 3 सप्ताह व्यतीत होते हैं। इसी कारण दोनों पति पत्नी को साथ बिताने का समय नहीं मिल पाता था। शादी के बाद उन्होंने पहली रात भी साथ नहीं बिताई है। शादी के पहले रात, जिसे सुहाग रात के नाम से भी जाना जाता है, अभी नहीं हुई थी, इसलिए दोनों जोड़े इसके लिए उत्साहित और खुश थे। अंत में वह समय आया जब उसका कमरा और बिस्तर सजाया गया और वह एक विशेष रात होने वाली थी, क्योंकि वह इस रात से अपनी नई दुनिया की शुरुआत करने जा रहे थे। इसलिए जब द्विबेंदु रात को अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर अपनी पत्नी के पास बैठ गया, जो अपने दूल्हे की प्रतीक्षा कर रही थी, वह प्यार से पैर उठाकर बैठी थी और उसका हाथ उस पर टिका हुआ था और अपना चेहरा उसकी आड़ में छिपा रहा था। तो उसके पति ने अपनी पूनम का चांद सा चेहरा देखने के लिए प्यार से अपना मुंह ऊपर उठाया। उसने अपनी बीवी का मुंह उठा के देखा तो द्विबेंदु जोर से चिल्लाया और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा।
रोशनी का चेहरा बदल गया था। लग रहा था कि आंखें गायब हो गई हो। होठ सूजे हुए थे, चमड़ी जलकर काली पड़ गई थी, दांत लंबे थे, मांस के रेशे बाहर चिपके हुए थे। शरीर में जगह जगह सूखा और दुर्गंध युक्त खून था और शरीर पर बड़े बड़े फपोले थे जिनमें से कई फटे और रिस रहे थे। और हाथ में बंगाल की संस्कृत और रीति रिवाजों से जुड़ी चूड़ियाँ पहनी थी जो केवल बंगाल में विवाहित महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। उसके बहुत बड़े नाखून थे, प्रत्येक लगभग 3 इंच लंबे और नुकीले। जब वह उठकर चलने लगी तो उसकी साड़ी की टांगों के बीच से खून बहने लगा। इस कारण से उसके पाँव लाल हो रहे थे जो कि उल्टे थे और वह द्विबेंदु के पास जा रही थी और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी। और द्विबेंदु की चीखें सुनकर उसके घर के सारे घर वाले दौड़कर उसके कमरे के पास आ गए। वह सब उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछने लगे, क्या हुआ द्विबेंदु, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंदर से द्विबेंदु सिर्फ बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। उसकी आवाज़ सुन के द्विबेंदु के अन्य 2 भाइयों ने ज़ोर से धक्का दिया और दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का दिया और ऐसा 10-12 बार करने से दरवाजे का कब्जा टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। तो ये क्या है? अपनी सुंदर बहू का ऐसा भूतिया नज़ारा देखकर सभी डर गए और अचानक वापस आकर एक दूसरे से टकराने लगे और 1-2 जमीन पर गिर पड़े और किसी तरह द्विबेंदु का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गए। वे सब बाहर आ गए और उसकी भूतिया पत्नी कमरे के अंदर बांधी और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। इस संबंध में उन्होंने तुरंत कोलकाता रोशनी के घर वालों को फ़ोन किया। सारी रात बात कहने के बाद वे भी परेशान रहने लगे और अगले दिन वे सब वहां आए और अपनी बेटी की हालत देखकर हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने कई जगहों पर जाकर इसे दिखाया। कई डॉक्टर के पास गए लेकिन डॉक्टर्स रोशनी हालत ठीक नहीं कर पाए। तो वे उन्हें ज्ञानी तांत्रिकों, साधुओं, पंडितों, पुजारियों के पास ले गए लेकिन किसी का निदान नहीं हुआ। अंत में ज्ञानी स्वयं भोले महादेव के नाम का स्मरण करते हुए उनके घर आया और बोला, मैं एक साधक हूँ, अपने महादेव की साधना और तपस्या में लीन हूँ, इसलिए मैं वन में रहता हूँ और कभी कभी नगरों में घूमने और महादेव के मंदिरों के दर्शन करने निकल जाता हूँ। इस जगह के पास से गुजरते हुए मुझे कुछ नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ जिसका प्रभाव इस पूरे इलाके पर था, इसलिए मैं मध्य के लिए आया हूँ। बस उस साधक के इतना कहते ही सब उसके चरणों में गिर गए और उन्हें पूरी कहानी बताई। तो साधक ने उन्हें चिंता से मुक्त होने के लिए कहा और उनसे कुछ सामग्री और अन्य चीज़ें मंगवाई और उन्हें लाने के बाद उन्होंने एक यज्ञ की व्यवस्था की। 2 या 3 घंटे में हवन का इंतज़ाम हो गया। हवन में कई सारी सामग्रियों की आहुति दी और मंत्र का जाप किया ताकि रोशनी अपने भयानक रूप में वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद वह अपनी भयानक रूप में वापस आ गई और ना चाहते हुए भी वह उस जगह पर जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ आके बैठ गई और उस साधक ने एक एक करके उससे प्रश्न पूछे और उसने उनका उत्तर दिया। तो साधक ने प्रश्न किया कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और कैसे डायन बन गई। तो जवाब में उसने कहा, लगभग 80 साल पहले वह इसी गांव में रहती थी और वह बचपन से एक आदमी से प्यार करती थी जो उसका बचपन का दोस्त था। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने के लिए विदेश चला गया और मैं उसकी याद में तड़पती रही। देखते ही देखते मैंने बचपन से जवानी में कदम रखा और मेरा रूप तेजी से खिल उठा और मैं अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने लगी। मेरे प्यार की बात मेरे घर में सब जानते थे, इसलिए मेरे घर वालों ने तय किया कि जैसे ही वह लड़का विदेश से लौटेगा हम अपनी लड़की की शादी उससे करा देंगे। लेकिन जब वो विदेश से लौटा तो उसने एक विदेशी से शादी कर ली थी। इस वजह से उसने अपना आपा खो दिया क्योंकि अचानक उसके जीवन में एक असहनीय मोड़ आया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु कुंवारी लड़की के तौर पर हुई थी।
इसलिए उसे विवाहित स्त्री के वस्त्र शंख चूड़ी पहनाकर दाह संस्कार के लिए गए। लेकिन अचानक बादल फटा और मूसलाधार बारिश हुई और उसका अंतिम कार्य नहीं हो सका और उसका शरीर पानी में बह गया। और जिस गांव में वो गया था वही गांव रोशमी का था और रास्ते में बहुत से जानवर उसके शरीर को खा गए थे। कई कुत्ते उसके शरीर के अंगों को फाड़कर अलग कर दिए थे, तो कई कुत्तों ने उसके अंगों को जमीन के नीचे गाड़ दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे उस जगह एक पेड़ उगा। उसके बाद उसकी आत्मा उसी पेड़ पर रहने लगी। उसने अपना सारा जीवन प्रेम की राह में बिताया था और विवाह की आशा से भरी थी, लेकिन उसने मृत्यु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए वह प्रेम और वासना के भोग में डायन बनकर उसी पेड़ पर रहने लगी। उसने इतने सालों में कई प्रेमियों और प्रेमी जोड़ों को अलग किया, लेकिन उसे कहीं भी अपनी भूख या संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए वह हमेशा उनमें से एक का शिकार कर लेती थी। तब से लेकर आज तक 250 साल बीत चुके थे। उस दौरान एक या दो पुरुषों की जोड़ी थी जिसे वह पसंद करती थी, लेकिन उनके भाग्य ने जोर किया। एक बार एक तांत्रिक ने मुझे एक पेड़ पर कैद कर दिया। इतने सालों बाद एक बार एक बच्चे ने गलती से मेरा बंधन तोड़ दिया और उस वक्त ये रोशमी वहाँ आ गई, तो मैं पेड़ से उतरकर उसके ऊपर सवार हो गई। फिर वह द्विबेंदु से मिली और उनके समय में मुझे द्विबेंदु से वह सारा प्यार, वह गर्मजोशी मिली जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी। और कई बार रश्मि रात के समय द्विबेंदु के पास जाती थी और उन रातों में द्विबेंदु ने मुझे अभिभूत और संतुष्ट किया, जिसकी कामना मैं भूत बनकर इतने सालों से कर रही थी। इसलिए अब मैं उसे पूर्णतः अपना मान चुकी हूँ और मैं अब किसी भी हालत में उसको अपने साथ ले जाऊंगी, ऐसा शाकचुन्नी बोलती है। साधक ने उस पर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने लगातार 3 दिनों तक जाप किया और अन्य अघोरियों को अपने ध्यान के मध्य से बुलाया, जिसमें से लगभग 30 अघोरी थे जो उनकी सहायता के लिए आए। और उन सभी ने मिलकर लगभग 24 घंटे तक अखंड मंत्रों का जाप किया और बांधकर बोतल में भरकर द्विबेंदु और रोशमी और उनके परिवारों को शाकचुन्नी से छुड़ाया गया। शाकचुन्नी इसे प्रेतनी या खेतनी भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल की पौराणिक कथाओं में एक प्रकार की डायन है। प्रेत और प्रेतनी वो होते हैं जो खराब मौत मरते हैं, और डायन या चुड़ैल वो होती जो अपनी वासना और भोग विलास की इच्छा को तृप्त ना कर पाए और आप मृत्यु का शिकार हुए। शाकचुन्नी इसका एक रूप है, लेकिन पूर्ण रूप में डायन नहीं कहा जा सकता और पूरी तरीके से प्रेत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके अंदर दोनों एक थोड़े थोड़े गुण होते हैं। वह हमेशा एक विवाहित महिला के रूप में रहती है, क्योंकि वह एक ऐसी महिला होती है जो प्यार में आत्महत्या करती है, या एक ऐसी महिला है जिसे धोखा दिया जाता है और प्यार में पकड़कर मार दिया जाता है। और कन्या की मृत्यु के बाद शंख से बनी चूड़ी पहनने की बंगाली प्रथा के अनुसार उसे दुल्हन बनाया जाता है और वह उसी रूप में उनकी आत्मा भटकती है, इसलिए उन्हें शाकचुन्नी कहा जाता है। मोहन नोचवा। बात है सन 2002 की। उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ चुनाव का माहौल छाया हुआ था, तो दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में एक ही बात सुनने को मिल रही थी, और वो थी मोहन नोचवा की। इसके कारण प्रदेश के लोगों में भय बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर सवाल और दबाव दोनों बढ़ रहे थे। इसकी शुरुआत हुई वाराणसी से। रात के लगभग 2 बजे वाराणसी के एक गांव में एक किसान जब अपने घर की छत पे सो रहा था, तब अचानक उसके मुंह पर किसी ने पंजा मारा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। जब डर के मारे उसने अपनी आंखें खोली तो उसके शरीर पर एक भद्दा सा जानवर बैठा था, जो उसके मुंह को नोच के उसका खून पी रहा था। उसने तुरंत ही हल्ला मचाया और आसपास के लोग उसके घर इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से वह जीव या जानवर वहाँ से गायब हो गया, ऐसा उसका कहना था। उसके बाद ये बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई।
एक अखबार वाले भी उनके घर आए। उनका चेहरा बुरी तरीके से नोच लिया था। ऐसी तस्वीरें भी प्रकाशित हुई। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी। एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां ऐसी घटना ना बनी हो। लोगों के द्वारा उस जीव का नाम मुंह नोचवा रख दिया गया, जिसका मतलब उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा में मुंह नोचने वाला होता है। धीरे धीरे उसका डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो लोग घर के बाहर सोते थे उन्होंने अब घर के अंदर सोना शुरू कर दिया। साथ ही साथ शाम होते ही कोई भी घर के बाहर निकलने से डरने लगा। कई मोहल्लों में लोगों ने झुंड में पहरेदारी करना शुरू कर दिया, जहां उन मोहल्लों के नौजवान पूरे मोहल्ले की सुरक्षा करते थे। रात को किसी को भी कोई भी अनजानी आहट सुनाई देती तो वह थाली बजा के सबको सावधान करने का काम करते। उसके बाद जिन लोगों के साथ हादसा हो चुका था उन्होंने अपने अनुभव के मुताबिक मुंह नोचवा का विवरण भी सबको दिया था। किसी के मुताबिक वह कोई चुड़ैल थी तो किसी के मुताबिक वह मानवी भेड़िया था। धीरे धीरे समय रहते मुंह नोचवा की दहशत कम होने लगी। धीरे धीरे लोगों के मन से डर भी कम होने लगा। वापस सब लोग अपने पहले की दिनचर्या के अनुसार कार्य करने लगे। उसके बाद लोगों ने विरोधी पार्टी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया तो कुछ लोगों को ये बात मनगढ़ंत कहानी लगी। लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है उनके चेहरे पर पड़े निशान आज भी उस घटना की गवाही देते हैं। लोगों के विवरण के मुताबिक एक काल्पनिक चित्र आपको वीडियो की स्क्रीन में दिख जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप में से कई लोग बिना लाइक किए भाग जाते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो मुझे अच्छा लगेगा और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ बनाने के लिए मुझे एनर्जी मिलेगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा।